स्वदेशवासी बंधुगण, आज हमारे स्वतंत्रता संग्राम व देश प्रेम की श्रृंखला में मैं हिंदू महासभा हिंदुत्ववादी सावरकर पर कांग्रेस और कम्युनिस्टों का हमलों का जवाब दे रहा हूं। यदि वर्चुअली आप देखें तो कांग्रेस ने कम्युनिस्टों के हाथ में दे दिया इतिहास लेखन और सब कुछ। और ये निर्लज्ज लोग इतने बेशर्म हैं कि कभी भी पिंडा नहीं छोड़ते, 1000 बार झूठ 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 बोलेंगे। एक जमाना में सुरजीत ने लिखा कि वीर सावरकर है जिन्होंने 2 सेंचुरी बनाया, इसका भोग। अरे पाकिस्तान मानने होगा देश तभी स्वाधीन होगा। ये नारा लगाने वाले कौन थे? कम्युनिस्ट ही तो थे। मुस्लिम लीग को सेल्फ डिटर्मिनेशन और जितनी भी व्याख्याएं कौन प्रोवाइड करता था? मुस्लिम लीग, ये कम्युनिस्ट लोग ही तो थे। पर जवाब हमको देना पड़ेगा कि हमने ट्यूनेशन थ्योरी दिया। आज 1942 में मैक्सवेल होम सेक्रेटरी थे और उसके साथ सीपी जोशी सीपीआई थे, ये सुप्रीम कमांडर पोलिट ब्यूरो के सेक्रेटरी थे। उनके बीच एक समझौता हुआ। उन्होंने पूरी कम्युनिस्ट पार्टी को ब्रिटिश सरकार की सेवा में रख दिया, उनके हर सदस्यों को भी। पर जवाब हमको देना होगा कि 1942 में हम क्या कर रहे थे। हमने गांधी के आंदोलन का साथ नहीं दिया। तो गांधी के आंदोलन का साथ देने के पहले हिंदू महासभा के नेता सावरकर ने 2 अगस्त को साफ घोषणा कर दी कि हमारी जो मांग है, 2 अगस्त को पुणे में बाजीराव मैदान में साफ कर दिया। वो प्रेस में भी आया, फॉरेन प्रेस में भी आया, एआईसीसी की मीटिंग के पहले। The Congress should guarantee the integrity of Hindustan from the Indus to Seas as an organic nation and an internal centralized state. The Congress should therefore openly repudiate the granting of any right to the provinces to recede. Representation in the legislature should be in the proportion to the population of the majority and minority. Public service should go by merit alone. That the Hindu Mahasabha should be recognized as all minorities should be given effective safeguard to protect their language, religion, culture, etc. But none of them should be allowed to create a state within a state, as the League of Nations put it. तो आज हमारा हिंदू महासभा ने कहा कि इसकी गारंटी हमको दे दो, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट का। पर कांग्रेस ने डिक्लाइन कर दिया हिंदू महासभा के इस प्रपोजल को। तो कांग्रेस, हिंदू महासभा ने कब कहा कि हम तुम्हारा क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे? तब हमारे सावरकर जी ने कहा ये यदि मांग नहीं मांगते तो आप देखिएगा एक दिन ये लोग क्विट इंडिया नहीं करेंगे बल्कि स्प्लिट इंडिया करेंगे। तो सावरकर जी की भविष्यवाणी सही साबित हुई, इन्होंने स्प्लिट इंडिया किया। तो आज हर समय हमको परीक्षा देना होगा कि हिंदू महासभा ने कोई नहीं किया, कुछ प्रतिवाद नहीं किया। हिंदू महासभा देश का विभाजन तुमने किया और जवाबदेही हमारी कि हमने विरोध नहीं किया। आज 29 मई 1947 के दिन प्रकाशित एक विगत निर्वाचन में हिंदू मतदाताओं ने कांग्रेस के इच्छुकों को जो वोट दिए वो इस हिंदुस्तान के विभाजन के लिए नहीं। इतना ही नहीं, इस निर्वाचन में कांग्रेस नेताओं का इच्छुकों को देश के घटत्व का अबाधित रखने का प्रयत्न तथा प्रगत अविचल देने के कारण इन हिंदू मतदाताओं के वोट मिले हैं। अन्य पक्षों ने भी उस निर्वाचन क्षेत्र में देश की अखंडता की रक्षा की घोषणा की। इस पर गौर करने से सिद्ध होता है कि प्रादेशिक अथवा मध्यवर्ती विधिमंडल में हिंदू सदस्यों के मध्यवर्ती शासन सत्ता मात्र भूमि का बंटवारा करने की किसी भी योजना पर विचार करने का अधिकार नहीं है। तो आज आप देश का विभाजन करेंगे, आपके पास कोई पावर भी नहीं है। और हिंदू महासभा ने देश का विभाजन का विरोध करो 6, 7, 8 जून को दिल्ली में, 4 जून को हमने एक वक्तव्य रखा और प्रदर्शन किया और हिंदुओं को मोबिलाइज किया। उसके पहले ये 23 जुलाई देश में काला दिवस मनाया।
तो आज हिंदू महासभा ने देश के विभाजन का हर समय विरोध किया, और गांधी ने यह बोल के मैं कैसे रोक सकता हूं, कोई देश से अलग होना चाहता है, वोट दिया था उस समय, एक बात क्यों नहीं बोला तुमने? हमको जवाब देना होगा, हिंदू महासभा को जवाब देना होगा, सावरकर को जवाब देना होगा कि देश का विभाजन का उसने विरोध नहीं किया। अरे देश का विभाजन तो आप चाहते थे, पाकिस्तान मानने होगा तभी देश स्वाधीन। इतिहास की किताबों में तो उड़ा दिया, इसको पढ़ाते ही नहीं आप कुछ भी। आज जो हैदराबाद का आंदोलन किया, हैदराबाद का निजाम जो था वो हिंदुओं पर जबरदस्त अत्याचार करता था, तो हिंदू महासभा ने हैदराबाद का आंदोलन किया। अंत में वो इतना संघर्षपूर्ण आंदोलन हुआ कि उसकी जड़ हिल गई निजाम की, और उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हिंदू महासभा की डिमांड्स पर। कितने हजारों लोग जेल में गए, कितना सहा। आज यदि हिंदू महासभा ने उस समय आंदोलन नहीं किया होता निजाम के विरुद्ध में, तो आज देश में जब सावे उसने जो उनको कमजोर कर दिया था इस आंदोलन ने निजाम को, तो यहां से वो भी फौज भेजे थे सरदार पटेल, वो तो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। खाली फौज से नहीं, पूरी जनता राष्ट्र पैदा गई थी, इसमें हैदराबाद हमारे अंदर में मिला। आज हिंदू महासभा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश में पाकिस्तान को तोड़ने का। आज सावरकर जी ने हुक्म दिया हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को कि पंजाब और बंगाल और सिंध ये पूरा का पूरा कांग्रेस ने दे दिया पाकिस्तान को, कि 55% बंगाल में मुसलमान है, 45% हिंदू है। उसी तरह 40% हिंदू और सिख पंजाब में है और 60% मुसलमान है। सिंध में 20% हिंदू है, 80% मुसलमान है। तो सावरकर जी ने कहा इस बात को हम नहीं मानेंगे, राज्य की जनसंख्या के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में किसकी मेजोरिटी है उसके आधार पर देश का बंटवारा हो। तो पश्चिम बंगाल हिंदू महासभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एनसी चटर्जी, लाहिरी, इन्होंने आंदोलन जबरदस्त किया, पूरी जनता जागृत हो गई और लॉर्ड माउंटबेटन हिल गए। तो पंजाब और बंगाल का डिवीजन करके हिंदू महासभा इंडिया में लाई। आज पश्चिम बंगाल सावरकर की देन है, हिंदू महासभा की देन है। इनकी देन क्या है? देश को तोड़ना, कम्युनिस्टों की और कांग्रेस की, और फिर लांछन लगाएंगे। और सिंध में हम असफल रहे, सिंध में हम उतना जबरदस्त आंदोलन नहीं कर पाए। अब रोज 2 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया, ये कभी अपनी बात से नहीं छूटेंगे। सावरकर और जिन्ना का दोनों नाम एक साथ लगा दिया, और सावरकर ने जिंदगी में तो बहुत अच्छा काम किया, किंतु अंतिम समय में उन्होंने अपनी रिलीज के लिए अंग्रेजों को पत्र लिखा। अरे कहीं तो आप पत्र नहीं दिखाते हो, पत्र लिखा दिखाओ तो सही, क्या लिखा? सावरकर ने जो भी पत्र लिखा, अंडमान में जब अंग्रेजों का क्या, वहां के जो वो इंचार्ज थे मोहम्मद वाली, उनका जो हिंदू कैदियों पर अत्याचार होता था उसके भी उनको सहूलियत दिलाने के लिए पत्र लिखा। सावरकर पर इनजस्टिस होता था उसके लिए उसको उसकी जो सजा कम कर दी जाए, इसके लिए कभी उन्होंने नहीं लिखा। बल्कि द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंडमान के सभी कैदियों को छोड़ दिया गया, पर सावरकर और उनके भाई बाबा सावरकर को नहीं छोड़ा गया। तो हिंदुस्तान भर में चिल्लाचिल्ली होने लगी, कांग्रेस के अधिवेशन में चिल्लाचिल्ली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में चिल्लाचिल्ली। तो अंडमान से तो निकाल दिया क्या, पर इंडिया की जेल में सावरकर को रख दिया। जब इंडिया की जेल में सावरकर को रख दिया, तो अंडमान की जेल में भी जब था, तो वही इंडिया का होम सेक्रेटरी वहां गया, उसने सावरकर से बात की, उसमें लिखता नोट उस फाइल में, उसको क्यों नहीं पढ़ाते हो यार? साहब आपके सामने आर्काइव का फाइल है कि सावरकर ने अपनी कृति करने पर कुछ भी खेद व्यक्त नहीं किया। यदि इसको भारत में अंडमान से कहीं भी ले जाया जाएगा तो ये तो 2 दिन में निकल जाएगा, और इसके साथी इसको छुड़ा के ले जाएंगे। तो इसको अंडमान से छोड़ा नहीं जा सकता है। सावरकर ने माफी मांगी। विश्व में नेल्सन मंडेला को कहा जाता है कि वो 27 वर्ष जेल में रहा। नेल्सन मंडेला से भी अधिक 29 वर्ष जेल में रहा सावरकर, और उसको आप बता देते उसने माफी मांगी। जब इंडिया के जेल में था तो लोगों का प्रतिवाद होने लगा। तो वहां पे आपको ये
महाराष्ट्र में लोगों का प्रतिवाद जब होने लगा तो एक लोगों ने कहा कि सावरकर को छोड़ा जाना चाहिए, सावरकर पर से प्रतिबंध हटाना चाहिए। गृह सचिव इस गवर्नर ने गृह सदस्य मातृभूमि के साथ गवर्नर से जाए सावरकर से मिलने के लिए तिरुवल्लुवर कारागार में आए। राजनीति से आरंभ कर मुक्ति तक की चर्चाएं उनसे हुई। सावरकर ने गवर्नर को स्पष्ट शब्दों में कहा, जब शांत और वैध मार्ग में राष्ट्र की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करना संभव नहीं हो पाया, तभी क्रांतिकारी मार्ग अपनाना पड़ा था। वर्तमान बदली परिस्थिति में भी सुधारों के मध्य में से वैध मार्ग से यह सब संभव होता दिखाई देगा, तो हमें संकल्पपूर्ण मार्ग को अपनाने की आवश्यकता क्या है? यह सुनकर लायक ने उनसे प्रश्न किया, यदि सावरकर उनके इस आश्वासन पर विश्वास न करें तो क्या होगा? उसका उत्तर देते हुए सावरकर ने कहा, तो कुछ काल अवधि तक मैं राजनीति से अलग रहकर शिक्षा और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार, समाज सुधार तथा हिंदू संगठन के कार्य में लगकर समाज की सेवा करता रहूंगा। इस वार्तालाप के अंत में गवर्नर ने सावरकर से को कहा, वे राजनीति में भाग लेने के लिए कुछ काल के लिए प्रतिबंध लगाकर स्तरबद्धता की शर्त पर उनकी मुक्ति का सरकार को सुझाव देंगे। और इसके बाद उनको जो छोड़ा गया, इसमें सावरकर ने कहीं रिक्वेस्ट नहीं किया, वो लिखा भी नहीं, लोगों की मांग पर ये गवर्नर वहां आए थे। तो 5/1/1924 को डॉक्टर सावरकर अपने भाई से रोजा कारागार में सावरकर पर जो शर्तें लागू की गई थी सरकार ने लगाई। सावरकर रत्नागिरी जिले में निवास करने और बिना भारत सरकार की अनुमति के रत्नागिरी जिले के बाहर पग नहीं रख सकते। यदि कोई अत्यंत आवश्यक कार्य हो तो उसके लिए उनको जिलाधिकारी की अनुमति से बाहर जाना होगा। बिना सरकार की स्वीकृति के 5 वर्ष तक निजी तथा सार्वजनिक तौर से किसी भी प्रकार की राजनीति में भाग नहीं लेंगे। ये 5 वर्ष पूर्ण होने पर यदि सरकार चाहे तो इस प्रतिबंध का नवीनीकरण कर सकती है। 1924 में, इसमें 1929 में भी नवीनीकरण करके 5 वर्ष और बढ़ा दिया। फिर 1934 में नवीनीकरण करके 39 तक का बढ़ा दिया। तब 37 में जीवराज मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। तो उन्होंने कहा स्पष्ट, सावरकर को जब तक छोड़ा नहीं जाएगा और ऊपर से राजनीतिक नहीं करने का प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा, तब तक मैं महाराष्ट्र का बॉम्बे प्रेसिडेंसी का प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। तब सरकार को छोड़ना पड़ा। तो सावरकर ने कहा माफी मांग के बाहर आए। इसके बाद भी ये मत सोचिए आज मैंने लिख दिया तो फिर ये बदमाशी नहीं करेगा, हमेशा करते रहेंगे। कोई गांधी से पूछने वाला नहीं है कि गांधी को अंग्रेज क्यों लेके आए थे हिंदुस्तान में, गांधी को कुछ कंसेशन दिलाने के लिए गोखले वहां क्यों गए थे। और गांधी की जिंदगी को आप देखेंगे तो गांधी बोलते हैं तुमने गाल पर अंग्रेज एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मतलब आपने जो पंजाब में किया जालियांवाला बाग, यदि वो करते हैं तो तुम प्रतिवाद मत करो, दूसरा गाल आगे कर दो। जिंदगी भर तो गांधी यही काम करते रहे, अंग्रेजों को बचाने का काम करते रहे और एक हिंदू सन्यासी का भेष भेज दिया जैसे आसाराम बापू हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। चाहे स्त्रियों का मामला हो चाहे किसी का मामला हो, यदि स्त्री के मामले में आसाराम बापू को सजा होती है तो उस सजा का हकदार तो गांधी भी है। अब इससे वैसे हम क्या बोलेंगे? आपने देश का विभाजन मेरी डेड बॉडी पर होगा। आप 39 में जब चुनाव हार गए तो बोलेगा इसके बाद मैं राजनीति नहीं करूंगा, राजनीति से संन्यास ले लिया और जहां सुभाष बोस को निकाल दिया कांग्रेस से फिर राजनीति करने लगे। ये क्या खिलवाड़ है? गांधी की सच्चाई को तो सामने रखो। आपने उसको राष्ट्रपिता की एक उपाधि दे दी। राष्ट्र को तोड़ने वाला तो राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है? आज जिन्ना ने बोला साहब कि हमारे पाकिस्तान में हिंदुओं को रहने की कोई जगह नहीं होगी। गांधी एक काम करो, एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन कर लो, मैं अपने आदमी को ले जाता हूं, तुमको जिन्होंने वोट दिया उसको तुम ले लो। पर गांधी ने क्या किया? जानता है कि जिन्ना उनको मारेगा, काटेगा, पीटेगा,
21 लाख आर्काइव में रिकॉर्ड है, 21 लाख हिंदुओं को कटने मरने दिया। इस आदमी को आप विश्व का शांति दूत बोलेंगे, शांति का पुजारी कहेंगे? बोलिए, क्या मतलब था जिन्ना की हर मांग मानना? तो इस मांग को मानने में क्या तुमको गांधी तुमको असुविधा थी जो हिंदुओं को कटने दिया? इसके बाद आइए आप, न तो तुम स्वाधीनता दिलाए न कुछ किए, खाली तुम्हारी पूजा करते रहे, तो हर समय कोई पुराने पीढ़ी नहीं मानने वाली तुमको। आज नेहरू ने स्वाधीन भारत में गांधी को मानने वालों को सेफ पैसेज दिया क्योंकि आगे की राजनीति करनी थी। सावरकर को जान से मारने का कोशिश किया, फिर सावरकर को गांधी हत्याकांड में फंसा के जेल भी दिला दिया ताकि मर जाए सारा। जेल से जब नेहरू सावरकर छूटते हैं तो आत्मचरण लिखते हैं, सावरकर ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा देश के लिए, तो सावरकर को इसमें क्यों फंसाया गया इसकी जांच होनी चाहिए। तो गांधी नेहरू ने क्या किया, उस फाइल को वहीं बंद कर दिया। इंदिरा गांधी ने जब कपूर आयोग बैठाया गांधी हत्याकांड पर, तो कपूर आयोग ने आश्चर्य व्यक्त किया कि इसके बाद तो कोर्ट में जहां नेहरू को जाना चाहिए था, ऊपर वाले कोर्ट में, क्यों कोर्ट में नहीं गए? नेहरू अच्छे से जानते हैं कि मैं ऊपर वाले कोर्ट में जाऊंगा तो मैं खुद फंसूंगा, जजमेंट तो ये है, इसको क्यों फंसाया गया? नेहरू ने उसको फंसाया। तो जिंदगी भर आपके हाथ में पावर आ गया, ब्रिटिश की जिंदगी भर दलाली किए, चाहे सीपीआई हो चाहे कांग्रेस का गांधी या नेहरू हो, तो आप क्या हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे? हिंदुओं की बात करना मतलब सांप्रदायिकता हो गया। 21 लाख हिंदुओं को कटवा दिया, इसकी बात उठाना क्या सांप्रदायिकता है? और जिन्होंने देश को स्वाधीन किया, आज रासबिहारी बोस बोलते हैं क्या? सावरकर जी को सैल्यूट मारते हुए कहते हैं कि शत्रु का शत्रु हमारा मित्र है। आपने बहुत बढ़िया मंत्र दिया। सुभाष बोस बोलते हैं आज आजाद हिंद फौज को जो सैनिक मिल रहे हैं वो सावरकर की देन है, प्रशिक्षित सैनिक जो मिल रहे हैं। एटली बोलते हैं हम सुभाष चंद्र बोस के चलते देश को छोड़ के गए और आप इन्हीं पर अत्याचार करेंगे? अंबेडकर ने ठीक कहा, 15 अगस्त को सही बना दिया जाए कि हमारे राष्ट्र का शोक दिवस है और 2 अक्टूबर की छुट्टी बंद कर दी जाए, नोट पे फोटो छापना बंद कर दिया, लोग गांधी को भूल जाएंगे। तो मोदी जी कुछ तो करो इस देश के लिए। अरे 15 अगस्त को हम मौज दिवस मनाते हैं, शोक दिवस की बजाय। हमको मिला क्या? एक तरफ मुसलमानों को पाकिस्तान मिला, दूसरी तरफ बांग्लादेश मिला। हिंदुओं को क्या मिला? जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था उनको पाकिस्तान जाना चाहिए था, वो यहीं पर रह गए और हिंदुओं की छाती पर मुंह धोते हैं। तो हिंदुओं को क्या मिला जो इस दिन हम जश्न मनाए? हमारे मिलिट्री की कैंटीनों में नाच हो। जवाहरलाल को जरूर मिला, उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली। अंग्रेज तो 1958 में जाने वाले थे, जून 58 में उनका शेड्यूल वही था और उन्होंने कहा था हम कोई खून खराबा नहीं होने देंगे। और आपने क्या किया? उसको एडवांस कर दिया। क्या आपको डर लगने लगा कि इंडिया को कैप्चर कर लेगा इंडिया की मिलिट्री के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस? और आपने 15 अगस्त कर दिया, 21 लाख हिंदुओं को कटवा दिया और जवाहरलाल को गद्दी बैठा दिया। तो पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए तो शोक दिवस है, कि जवाहरलाल और उसके परिवार के लिए मौत दिवस है। यही बोल के मैं आज अपना वक्तव्य